पुलिस, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है। खाकी वर्दी, डंडा और कानून का एक चेहरा। बिल्कुल। लेकिन आज हम इस तस्वीर के पीछे की कहानी में उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं जो पुलिस के इतिहास की परतें खोलते हैं। और हम इस पूरी कहानी को एक बुनियादी सवाल के जरिए समझेंगे। पुलिस आखिर किसके लिए काम करते हैं? एक राजा के लिए, कानून के लिए, या फिर जनता के लिए? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्योंकि हमारी जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये सवाल का जवाब हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, जिसे आज हम पुलिस कहते हैं, उसकी शक्ल, उसका मकसद वो वक्त के साथ पूरी तरह बदल गया है। ये सफर आप समझिए किसी शासक के निजी अंगरक्षक से शुरू होकर और आज कानून के सार्वजनिक रक्षक तक पहुंचा है। बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल की उंगली पकड़कर कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर हम इतिहास में बिल्कुल पीछे जाएं, मतलब जहां कोई संगठित पुलिस फोर्स नहीं थी, तो व्यवस्था कैसे बनती थी? उस समय व्यवस्था का मतलब था कबीले के सरदार का हुक्म। ओके। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि कबीलों में जो सरदार या नेता होता था, वो शांति बनाए रखने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और वो ताकतवर योद्धाओं को साथ रखता था। यही लोग कबीले को एक साथ रखते थे और सरदार के फैसलों को लागू करवाते थे। इसे हम पुलिसिंग का सबसे शुरुआती, सबसे कह सकते हैं कच्चा रूप मान सकते हैं। तो यहाँ पर वो हमारा सवाल फिर सामने आता है, ये योद्धा किसके लिए काम कर रहे थे? जाहिर है कबीले के सरदार के लिए। उनकी वफादारी तो सीधे तौर पर एक व्यक्ति से जुड़ी थी। बिल्कुल। यहाँ वफादारी व्यक्तिगत थी, संस्थागत नहीं। उन योद्धाओं का काम था सरदार की हिफाजत करना और उसके हुक्म को मनवाना। अगर सरदार कहता कि किसी को सजा दो तो वो देते थे, अगर वो कहता कि किसी को बचाओ तो वो बचाते थे। ये सार्वजनिक सुरक्षा नहीं थी, ये तो निजी ताकत का प्रदर्शन था। सही बात है। आज हम पुलिस को कानून के प्रति जवाबदेह मानते हैं, है ना? लेकिन उस दौर में जवाबदेही सिर्फ एक इंसान यानी शासक के प्रति थी। तो ये कबीलाई सिस्टम से एक संगठित, एक फॉर्मल पुलिस फोर्स तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? कहाँ पर पहली बार किसी ने सोचा कि हमें एक डेडिकेटेड फोर्स की जरूरत है? इसके लिए हमें प्राचीन रोम चलना होगा। रोम? हाँ, ईसा के जन्म के आसपास सम्राट सीजर ऑगस्टस ने इतिहास की पहली औपचारिक पुलिस व्यवस्था बनाई। अच्छा। रोम एक बहुत बड़ा और भीड़-भाड़ वाला शहर था, जहां मतलब अपराध और दंगे बहुत आम थे। तो ऑगस्टस को लगा कि अपनी सत्ता को बनाए रखने और शहर में शांति स्थापित करने के लिए एक विशेष दस्ते की जरूरत है। और ये कोई छोटा-मोटा प्रयोग नहीं था। मैं ये पढ़कर हैरान थी कि ये व्यवस्था करीब 350 सालों तक चली। हाँ, 350 साल। ये बहुत लंबा वक्त है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल खड़ा होता है, ये किसके लिए थी? उनका मुख्य काम क्या था, है ना? दस्तावेज साफ-साफ कहते हैं कि इस पुलिस का मुख्य काम राजा के आदेशों का पालन करना था। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आम नागरिक लुट जाता या उसके साथ कोई नाइंसाफी होती, तो वो इनकी मदद नहीं ले सकता था? नहीं। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनों को दबाने और राजा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप कराने के लिए थे? काफी हद तक, हाँ। उनका मुख्य काम था शहर में विद्रोह को रोकना और सम्राट की सत्ता को कायम रखना। वो सड़कों पर गश्त करते थे ताकि कोई सम्राट के खिलाफ साजिश न करे। आम नागरिक की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। जो आज की पुलिस की सोच से आप देखिए बिल्कुल उल्टा है। रोम का मॉडल पूरी तरह से सत्ता को एक जगह केंद्रित रखने और उसे चुनौती देने वालों को दबाने के लिए था। तो वो जनता के सेवक नहीं, बल्कि शासक के हथियार थे। तो रोम का ये मॉडल सैकड़ों साल तक चला, जहां पुलिस का मतलब था राजा की ताकत। ये सोचना भी मुश्किल है कि ये कभी बदल सकता था। तो फिर वो चिंगारी कहाँ से आई? मतलब किस वजह से लोगों ने सोचा कि नहीं, इस ताकत को हमारी हिफाजत करनी चाहिए, राजा की नहीं? ये चिंगारी असल में नागरिक मतलब सिटीजन के आइडिया के जन्म से जुड़ी है। अच्छा। देखिए, 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में ये सोच पनपने लगी। जब तक आप प्रजा हैं, आप शासक के अधीन हैं। सही बात। लेकिन जब आप नागरिक बनते हैं तो आपके अधिकार होते हैं और राज्य की जिम्मेदारी उन अधिकारों की रक्षा करना है। पुलिस इसी जिम्मेदारी को निभाने का एक जरिया बनी। ये तो सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं था, ये तो सोच की एक क्रांति थी। बिल्कुल, अ रेवोल्यूशन इन थॉट। तो क्या इंग्लैंड में रातों रात एक ऐसी पुलिस फोर्स बन गई जो जनता के लिए काम करती थी? नहीं, रातों रात नहीं। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। विचार पहले आया, व्यवस्था बाद में बनी। लोगों ने कहना शुरू किया कि हमें एक ऐसी शांति सेना चाहिए जो राजा के निजी आदेशों पर नहीं बल्कि देश के कानून के हिसाब से चले, जिसका काम लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हो, न कि सिर्फ राजा के महल की।
बिल्कुल। और इस विचार को हकीकत बनने में आप समझिए कई सदियां लग गईं। बाद में अमेरिका में इसे और विकसित किया गया, लेकिन यहीं से इंग्लैंड से ही पुलिसिंग को एक पब्लिक सर्विस, एक जनसेवा के रूप में देखने की शुरुआत हुई। हाँ, पुलिस अब राजा की सेना नहीं बल्कि जनता की सेवक बनने की राह पर थी। ठीक है, तो पश्चिम में ये विचार पनप रहा था कि पुलिस एक पब्लिक सर्विस है, लेकिन जब यही सिस्टम भारत आया तो क्या वो इसी सोच के साथ आया? हमारे स्रोत तो बताते हैं कि यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। बहुत अलग, बहुत ही ज्यादा अलग। भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसी भारतीय शासक ने नागरिक सेवा के लिए नहीं की थी। इसे एक विदेशी व्यापारिक कंपनी ने अपने फायदे के लिए शुरू किया। और हमारे पास इसकी एक सटीक तारीख भी है, 17 दिसंबर 1792। बिल्कुल। इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक रेगुलेटेड पुलिस सिस्टम की नींव रखी। ये भारतीय पुलिस के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उस समय के ढांचे को समझना भी बहुत दिलचस्प है। कंपनी ने हर महत्वपूर्ण इलाके में थाने बनाए, जहां एक थानेदार को नियुक्त किया गया। ओके। और उसकी मदद के लिए एक जमादार, कुछ सिपाही और एक मुंशी होता था, जो सारा लिखा पढ़ी का काम करता था। अगर आप देखें तो ये वही बुनियादी ढांचा है जिसका रूप आज भी हमें कई पुलिस थानों में दिखाई देता है। हाँ, काफी हद तक। ये बात तो सही है, लेकिन इसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था? क्या वो वाकई में आम भारतीय नागरिक की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे? नहीं, इसका जवाब साफ है, नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और पैसा कमाना। उनका मकसद था भारत से कच्चा माल इकट्ठा करना, उसे बंदरगाहों तक सुरक्षित पहुंचाना और फिर इंग्लैंड भेजना। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो उनके व्यापारिक हितों की रक्षा कर सके। मतलब उन्हें ऐसी फोर्स चाहिए थी जो विद्रोह को रोके, लुटेरों को पकड़े और टैक्स वसूलने में मदद करे, ताकि उनका व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। वो भारत में पुलिस की नींव ही औपनिवेशिक जरूरतों पर रखी गई थी, हाँ। न कि नागरिक सेवा के विचार पर। यहाँ पुलिस का काम एक कंपनी और उसके मुनाफे की रक्षा करना था। बिल्कुल। इसका मूल उद्देश्य था नियंत्रण और राजस्व की सुरक्षा। वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, बल्कि कंपनी के अफसरों के प्रति जवाबदेह थे। तो जो क्रांतिकारी विचार इंग्लैंड में पनप रहा था, वो उस रूप में भारत नहीं पहुंचा। यहाँ पुलिस का मॉडल रोम वाले मॉडल के ज्यादा करीब था, यानी शासक, इस मामले में कंपनी के हितों की रक्षा करना। इस शुरुआती दौर के बाद एक और बहुत बड़ा पड़ाव आया, जब इस व्यवस्था को एक औपचारिक और कानूनी रूप दिया गया। हाँ। साल 1861 में पुलिस एक्ट बनाया गया। हाँ। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और इस एक्ट के समय को समझना बहुत जरूरी है। ये 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बनाया गया था। 1857 में अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भारत पर अगर नियंत्रण बनाए रखना है तो एक मजबूत, अनुशासित और केंद्रीकृत पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी जो सेना की मदद कर सके। 1861 का पुलिस एक्ट इसी जरूरत से पैदा हुआ था। इसी कानून के तहत पुलिस कर्मचारियों की वर्दी, उनकी सैलरी, नौकरी के नियम, ये सब तय किए गए। अरे वाह! स्रोतों में शुरुआती वर्दी का जिक्र भी है, लाल और नीले रंग का साफा और नीले रंग के कपड़े। ये सुनकर तो किसी पीरियड फिल्म का सीन आंखों के सामने आ जाता है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म तय करना नहीं था, ये तो एक पूरी पहचान बनाने की कोशिश थी, है ना? सही बात है। एक कानून और एक जैसी वर्दी एक पहचान बनाती है। ये सिर्फ प्रशासनिक काम नहीं था, बल्कि ये राज्य की एक संगठित और पहचानी जा सकने वाली शक्ति का प्रतीक था। आप सोचिए, उस दौर में किसी दूर दराज के गांव में जब पहली बार इस वर्दी में कोई सिपाही पहुंचा होगा तो उसका लोगों पर क्या असर पड़ा होगा। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो ब्रिटिश राज का प्रतीक था, मीलों दूर बैठी एक अनजान ताकत का। बिल्कुल। तो इस 1861 के एक्ट ने पुलिस को एक अलग और मजबूत पहचान दी। लेकिन क्या इस एक्ट का मकसद पुलिस को जनता के करीब लाना था? दस्तावेज और कई विश्लेषक बताते हैं कि इसका मकसद ठीक उल्टा था। अच्छा। इसका मूल ढांचा एक ऐसी फोर्स तैयार करना था जो ब्रिटिश राज के नियंत्रण को बनाए रखे, जनता के साथ सहयोग न करे, उसे जनता से थोड़ा अलग, थोड़ा ऊपर और थोड़ा कह सकते हैं खौफ पैदा करने वाला बनाया गया था। और कुछ आलोचक तो ये भी कहते हैं कि आज भी हमारी पुलिसिंग में कहीं न कहीं वही औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है। हाँ, वो कॉलोनियल माइंडसेट की बात होती है, जहां पुलिस खुद को जनता का सेवक नहीं बल्कि शासक मानती है। इसी एक्ट का ढांचा आज भी हमारे देश के कई पुलिस कानूनों का आधार है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। तो 1861 से लेकर आज तक का सफर कैसा रहा? जाहिर है वो लाल नीले साफे वाली वर्दी अब इतिहास बन चुकी है। हाँ, आजादी के बाद बहुत कुछ बदला।
अब पुलिस एक विदेशी ताकत के लिए नहीं बल्कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन काम करती है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, आज भारत के हर राज्य की अपनी अलग पुलिस फोर्स है, अपनी वर्दी है, अपने नियम है, और कागज पर इन सभी का काम हर तरह की नागरिक सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो अब पुलिस का उद्देश्य किसी कंपनी के मुनाफे या किसी विदेशी शासन को बचाना नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिकों और भारतीय कानून की रक्षा करना है। बिल्कुल। ये उस शुरुआती विचार से बहुत आगे का सफर है। सिद्धांतिक रूप से बिल्कुल। हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। आज पुलिस का काम बहुत जटिल हो गया है। अपराध रोकना, ट्रैफिक संभालना, दंगों को नियंत्रित करना, साइबर क्राइम से निपटना, वीआईपी सुरक्षा, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन वो जो बुनियादी सवाल हमने शुरू में उठाया था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ। तो आज हमने पुलिस व्यवस्था के पूरे सफर को देखा। कहानी शुरू हुई कबीले के उन योद्धाओं से जो सिर्फ अपने सरदार के प्रति वफादार थे। फिर हम रोम के उस शाही दस्ते तक पहुंचे जिसका काम सम्राट के हुक्म की तामील करना था। इसके बाद इंग्लैंड में एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया कि पुलिस को कानून और जनता की सेवा करनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए सिस्टम की शुरुआत की और 1861 के पुलिस एक्ट ने उसे एक ऐसा रूप दिया जिसका असर आज भी महसूस होता है। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि पुलिस हमेशा से एक जैसी नहीं थी। उसका मकसद और उसके जवाबदेही वो लगातार बदलती रही है। एक शासक के निजी रक्षक से कानून के सार्वजनिक रक्षक तक का सफर ये आसान नहीं रहा। और ये कहानी अंत में सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। हाँ, और वो सवाल आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है। एक लोकतांत्रिक देश में एक पुलिस बल का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या उससे सरकार या सत्ता में बैठे लोगों की इच्छा को लागू करना चाहिए, या फिर उससे बिना किसी भेदभाव के नागरिकों और संविधान के कानून की रक्षा करनी चाहिए? और सबसे बड़ी चुनौती शायद यही है कि इन दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर नागरिक को और खुद पुलिस व्यवस्था को लगातार खोजते रहना होगा।